हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हम देख रहे थे कंप्यूटर हम लोगों ने बेसिक से कवर कर रहा है अभी तक। और आज की क्लास में हम कंप्यूटर में डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी के बारे में। मेमोरी की पहली क्लास हम लोगों ने इससे पहले ले ली है, जिसमें हम लोगों ने देखा था मेमोरी की यूनिट किस प्रकार से होती हैं। हम लोगों ने उसमें MB, GB, TB ये सारी चीज़ें देखी थी। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लेना। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी किए थे, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हाल में जो भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन भी हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो इसके अलावा आप और भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, तैयारी को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग भी कराई गई है। रीजनिंग की 25 क्लास मैंने कराई है। आप लोग रीजनिंग भी देख लेना अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी रीजनिंग की। और इसके अलावा रीजनिंग के अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए हैं, जिसमें आप लोगों को 45 दिनों में 45 पेपर हल करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें मैंने लगभग 20 के आसपास अभी तक पेपर हल करा दिए हैं उसमें। और आने वाले समय में और भी करा दूंगा। करंट अफेयर भी आप लोगों को कराई जा रही है। करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना। इसके अलावा हिंदी के टॉपिक भी आप लोगों को सारे देखने को मिलेंगे। हिंदी पूरी कवर कर रखी है मैंने, जिस पर शब्द भंडार नहीं करा रखा है, जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं। उसके अलावा मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को करा रखी है। तो UKPSC और UKSSC दोनों एग्जाम के लिए ये क्लासेस इम्पोर्टेंट होंगी। हर एक वीडियो आप लोगों को जो भी कराई जा रही है इस चैनल के माध्यम से, वो सारी वीडियो इम्पोर्टेंट होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों को निश्चित होकर देखना है और अब प्रयास करते रहना है, अपना तैयारी को अच्छे से करना है फोकस करके। और रिवीजन को मैं कहूँगा आप लोगों को कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि रिवीजन यही एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बहुत से स्टूडेंट नहीं करते हैं। और रिवीजन ना करने की वजह से हमको याद नहीं रहती हैं चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेमोरी की। तो हमारी भी मेमोरी है, और जिस प्रकार हम कंप्यूटर की मेमोरी देखते हैं वो भी हमारी ही मेमोरी की तरह वर्क करती है, जिसको हम अभी समझेंगे। तो चलिए इसी को देख लेते हैं यहाँ पर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हमने मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना था, इसको हमने मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना था। तो सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया है। और ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी को हम फिर से दो भागों में विभाजित कर देते हैं। आज का टॉपिक हमारा प्राइमरी मेमोरी पर है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी, और दूसरा है अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। स्थायी का मतलब है परमानेंट, और अस्थायी का मतलब होता है टेम्पोररी। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो स्थायी मेमोरी है इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक, नॉन वॉलेटाइल को हम नॉन वॉलेटाइल ही लिखते हैं हिंदी में भी, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको हम वॉलेटाइल ही बोलेंगे, वॉलेटाइल। अब ये वॉलेटाइल क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है एक कोई भी चीज़ जो वॉलेटाइल है, इसका कहने का मतलब यह है कि वो परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे समय क्या है, परिवर्तन होता रहता है, यानी कि एक प्रकार से वॉलेटाइल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन वॉलेटाइल की, नॉन वॉलेटाइल वो होती है जो हमेशा एक जैसा बना रहता है, जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो परमानेंट है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परमानेंट मेमोरी को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और टेम्परेरी मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी कि अस्थायी मेमोरी है ये, और ये स्थायी मेमोरी। हमारे माइंड में भी स्थायी और अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, जो कंप्यूटर है, हमारा मस्तिष्क भी तो कंप्यूटर ही है एक प्रकार से।
तो दो प्रकार की मेमोरी हमारे माइंड में भी देखने को मिलती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। परमानेंट मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है, और जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, चेतन मन बोलते हैं, वो हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। अब परमानेंट मेमोरी हमारी, जैसे कुछ चीज़ें आप लोगों को बचपन की यादें होंगी, लेकिन एग्ज़ाम की पढ़ाई की चीज़ें याद नहीं हो पाती होंगी। तो पढ़ाई की चीज़ें क्यों याद नहीं हो पाती हैं? क्योंकि हमारा जो परमानेंट मेमोरी है, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा पीछे वाला माइंड है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भर दी हैं जो इररेलीवेंट है। इररेलीवेंट का मतलब जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, जो हमको टेंशन देती हैं, जो हमारे ज़िंदगी के साथ बहुत सारी दिक्कतें चल रही होती हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे जो टेम्परेरी जो हमारे परमानेंट मेमोरी है उसमें स्टोरेज हो जाती हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि जो मेमोरी है, अगर आप लोगों की कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई चीज़ स्टोर हो गई है, तो अगर आप लोगों को वहाँ पर नई चीज़ को स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पुरानी चीज़ को खाली करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ याद रखनी है, जो भी पढ़ रहे हैं उनको याद करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो आपकी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली चीज़ें चल रही हैं, जो आप लोगों के दैनिक जीवन में बहुत सारी टेंशन वगैरह चल रही है, उनको आप लोगों को अपने मेमोरी से दूर भगाना पड़ेगा। उनको आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या पाएंगे, जब आप लोगों का माइंड खाली हो जाएगा, मेमोरी खाली हो जाएगी, तो नई मेमोरी यानी कि जो नया कंटेंट है, जो आप लोगों की पढ़ाई वाला कंटेंट है, वो अच्छे तरीके से उसमें स्टोर हो पाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, परमानेंट और नॉन यहाँ पर टेम्पररी मेमोरी की बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर रोम, ROM, ठीक है। रोम, इसको फुल फॉर्म देख लेते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं कहने का मतलब है, जैसे हम जैसे आप लोग यहाँ पर कोई भी सिस्टम लेते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन लिया या फिर नया लैपटॉप लिया, सिस्टम लिया, PC लिया, तो कंप्यूटर जब आप नया लेते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें पहले से होती हैं। आपका अगर 8 GB का फ़ोन है तो 8 GB अगर उसकी मेमोरी है, तो आप लोग क्या देखते हैं कि उसमें से कुछ मेमोरी भरी हुई होती पहले से ही। आप लोगों ने कोई नई फ़ोटो भी नहीं खींची है, उसमें नई वीडियो भी नहीं डाली है, कोई फाइल भी नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी कुछ मेमोरी उसमें पहले से भरी रहती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमारे फ़ोन में पहले से ही निहित हैं जो कि मेमोरी को घेर रहे हैं, अपना स्थान घेर रहे हैं हमारे सिस्टम में। तो वो जो मेमोरी स्थान घेर रही है वो हमारी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जब आप लोग अपना सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, जब आप लोग क्या कर देंगे, सिस्टम को ऑफ कर देंगे, सिस्टम आप लोगों ने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो सिस्टम ऑफ करने के बाद भी आप लोगों जब ऑन करेंगे दोबारा, तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें फिर से मिल जाएंगी, यानी कि वो डिलीट नहीं होती हैं। डिलीट नहीं होती हैं तो यानी कि वो परमानेंट है, वो हमेशा के लिए है। तो सिस्टम ऑफ करने पर जो डाटा है वो नष्ट नहीं होता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सिस्टम ऑफ करने पर डाटा नष्ट हो जाता है, वो कौन सी मेमोरी है, या फिर डाटा नष्ट नहीं होता है तो कौन सी मेमोरी है। तो जब डाटा नष्ट नहीं हो रहा है ऑफ करने के बाद भी, उसको हम रोम बोलेंगे, रीड ओनली मेमोरी इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रोम में, इसको हम और यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। इस रोम को भी हम अन्य भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे पी रोम, दूसरा है ई रोम, और तीसरा है ई रोम। ठीक, ये 3 रोम हैं। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम। रोम का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, रीड ओनली मेमोरी।
ईपी रोम का मतलब है ई से इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम। और ईईपी का मतलब है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर ई से आएगा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। अब ये क्या होती है, इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझना। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि अभी हम लोगों ने रोम जब देखा तो इसमें हम लोग कोई भी सिस्टम डाटा ऑफ करने पर सिस्टम ऑफ करने पर डाटा नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पी रोम में प्रोग्रामेबल रोम, इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम करके नए डेटा को ऐड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोग्राम करके नए डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे ई पी रोम, हमने यहाँ पर देखा इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजिबल का मतलब होता है जिसको हम मिटा सकते हैं, जिसको हम नष्ट कर सकते हैं। और प्रोग्रामेबल रोम का मतलब इसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि इसको आप लोग सिंपल सा ये समझें कि आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं इस मेमोरी को, और उसके बाद प्रोग्राम करके फिर से मेमोरी को ऐड कर सकते हैं। और ये जो इरेज कर रहे हैं आप लोग, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे यूवी रेज का प्रयोग करते हैं। यूवी रेज द्वारा डिलीट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, यूवी रेज का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। और यूवी रेज का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि परावैंगनिक किरणें। तो परावैंगनिक किरणें आप लोग इनको कहेंगे, परावैंगनिक किरणों के द्वारा इसमें डेटा को इरेज किया जाता है, यानी कि नष्ट किया जाता है। उसके बाद नया डाटा प्रोग्राम करके इसमें निहित कर दिया जाता है, यानी कि स्टोर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकली मतलब हम वोल्टेज देंगे इसमें, हाई वोल्टेज। जब हम हाई वोल्टेज के द्वारा इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। इरेज मतलब नष्ट करेंगे। यहाँ पर हम किसके द्वारा नष्ट कर रहे हैं, यूवी रेज के द्वारा नष्ट कर रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली हाई वोल्टेज को देकर जो भी डेटा है उसको नष्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम कर रहे हैं और फिर उसमें निहित कर दे रहे हैं, यानी कि उसमें स्टोर कर दे रहे हैं। तो ये आप लोगों को क्या देखने को मिला, रोम देखने को मिला और रोम के भाग देखने को मिले, जो कि हम लोगों ने पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम को बारे में देखा। अब ये जो ईईपी रोम है, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें फ्लैश मेमोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका उदाहरण आप लोगों से पूछा जाएगा तो फ्लैश मेमोरी है या फिर पेन ड्राइव, ठीक, पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। अब ये फ्लैश मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो फ्लैश मेमोरी को मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक ऐसी मेमोरी जिसमें रैम और रोम दोनों के गुण होते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रैम और रोम जो मेमोरी होती है उस दोनों के गुण यहाँ पर निहित होते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फ्लैश मेमोरी किसका हिस्सा है। तो फ्लैश मेमोरी यहाँ पर आप लोगों को ईईपी रोम का हिस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप लोगों से पूछा गया है किसी एग्जाम में। तो फ्लैश मेमोरी किसका हिस्सा है, तो फ्लैश मेमोरी यहाँ पर ईईपी रोम का हिस्सा है। तो इतनी बातें हैं जो कि अभी तक आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हम लोगों ने देख लिया। नॉन के बाद अब हम देख लेंगे वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी की बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं रैम के बारे में। इसमें हम क्या देखते हैं, रैम के बारे में देखते हैं बेसिकली। और रैम के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो रैम को देख लेते हैं। रैम वॉलेटाइल मेमोरी में हम क्या देख रहे हैं, रैम देख रहे हैं एक,
और दूसरी इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हम कैश मेमोरी, इसमें हम दो मेमोरी देख रहे हैं। कैश मेमोरी को अंग्रेजी में CACHE मेमोरी, कैचे मेमोरी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब रैम क्या होती है इसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में जाएंगे, कैश मेमोरी के बारे में बाद में जाएंगे। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें अगर हम सिस्टम को ऑफ कर देंगे, सिस्टम ऑफ अगर हमने किया तो डाटा इसका नष्ट हो जाता है। जब आप लोग कुछ काम कर रहे होंगे, जैसे कैलकुलेशन आप लोग करते हैं, कोई कैलकुलेशन आप लोगों ने अपने सिस्टम में किया और अचानक से आपकी पावर सप्लाई ऑफ हो गई, यानी कि सिस्टम ऑफ हो गया। जब आप दोबारा सिस्टम को ऑन करते हैं तो क्या वो कैलकुलेशन वहाँ पर होती है? नहीं होती है, यानी कि वो डाटा नष्ट हो चुका है। यानी कि जो मेमोरी में सेव हुआ था वो मेमोरी कौन सी मेमोरी थी? वो मेमोरी थी रैम। ठीक है, तो जो भी काम आप लोग अपने कंप्यूटर में कर रहे होते हैं और जो सिस्टम ऑफ होने के बाद नष्ट हो जाती है, उसी को हम रैम मेमोरी के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है, ये यहाँ पर से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसमें से दो मेमोरी यहाँ पर है, इसके भाग अगर हम देखें रैम के, एक है SRAM, एक है SRAM, और S से मतलब है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम। ठीक, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा एक जैसा रहता है। तो स्टैटिक का मतलब है कि इसमें हम लोगों को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको जैसे हम लोग कोई भी सिस्टम है उसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर जो SRAM है उसमें हम लोगों को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ठीक हो गया। और एक बार देख लेता हूँ नीचे कट तो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो दूसरी मेमोरी है इसको हम बोलते हैं DRAM। DRAM का मतलब होता है D से डायनेमिक रैम, यानी कि DRAM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक का मतलब होता है जो परिवर्तनशील होता है, यानी कि इसमें डेटा आएगा जाएगा इस तरीके से। यानी कि इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है इनके बारे में, आप लोगों को इनके बारे में ध्यान में रखना है। तो ये तो था रैम के बारे में जो कि हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा हम यहाँ पर अब बात करेंगे कैश मेमोरी की। ठीक है, कैश मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे। तो कैश मेमोरी के बारे में बात करने के लिए हमको एक डायग्राम को समझना पड़ेगा, उसको हम समझते हैं, उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैश मेमोरी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और ये आपका CPU है, ये क्या है? CPU है। CPU में आप लोगों ने क्या देखा? कंट्रोल यूनिट देखा, एक आप लोगों ने देखा मेमोरी यूनिट। तो इसी में मेमोरी यूनिट है, आप लोग देख पा रहे हैं, और इसी मेमोरी यूनिट की हम बात कर रहे हैं। यानी कि प्रोसेसर के अंदर मेमोरी यूनिट है, और ये जो मेमोरी यूनिट है इसमें कंप्यूटर में जो ये मेमोरी यूनिट है इसमें हम देखते हैं सबसे इसमें रजिस्टर। तो एक मेमोरी इसमें होती है रजिस्टर, जो कि इस CPU के साथ इसमें इनबिल्ट रहती है। उसके बाद इसमें आप लोग देख पा रहे हैं इसमें होती है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के बाद इसमें होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक, और उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर द्वितीयक मेमोरी होती है।
यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझना, जो हमारा सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, उसमें मेमोरी होती है, और इस मेमोरी में इसमें जो सबसे अंदर निहित मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। और ये जो रजिस्टर होता है इसका साइज इसका क्या होता है, छोटा होता है, और इसकी स्पीड फास्ट होती है। साइज क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन इसकी स्पीड फास्ट होती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर है। रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी है जहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन इसका साइज छोटा है, बहुत कम आकार में, केबी में। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ों को केबी में स्टोर कर पाएंगे, यानी कि बहुत छोटी छोटी फाइल है। इसलिए हम इस रजिस्टर का प्रयोग ज़्यादा विस्तार रूप में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हमारे पास जो फाइलें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो रजिस्टर मेमोरी है उसका आकार छोटा है, लेकिन ये क्या है, हमारे सीपीयू के सबसे नज़दीक की मेमोरी है। हमारे सीपीयू यानी कि प्रोसेसर में सबसे नज़दीक की मेमोरी है, इसलिए इसमें हम लोगों को सबसे तीव्र गति देखने को मिलती है, यानी कि फास्टेस्ट है ये। इसके बाद आप लोग कैश मेमोरी के बारे में देखेंगे, और कैश मेमोरी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं रजिस्टर और प्राइमरी मेमोरी के बीच की मेमोरी है। तो इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में आप लोगों के रजिस्टर ना दिया गया हो, आप लोगों से पूछा गया फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, और ऑप्शन में आप लोगों की रजिस्टर नहीं है, आपके ऑप्शन में है कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। अगर ये ऑप्शन में है तब आप बोलेंगे कैश मेमोरी क्या है, फिर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर रजिस्टर और कैश मेमोरी दोनों ही ऑप्शन में हैं तब आप लोग रजिस्टर को टिक करेंगे, ना कि कैश मेमोरी को। इन चीज़ों को आप लोग अपने नोट्स कॉपी में कहीं पर लिख लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोगों को बता दिया है। कैश मेमोरी क्या होती है, ये भी इसका आकार अगर आप लोग देखेंगे तो 256 KB से 4 MB तक होता है, ठीक है। 4 MB तक इसका आकार होता है, यहाँ पर हम 4 MB तक का स्टोर कर सकते हैं। और ये फास्टेस्ट मेमोरी है, यानी कि सेकंड फास्टेस्ट आप लोग लिख सकते हैं, सेकंड फास्टेस्ट। और अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा तब ये सबसे तेज मेमोरी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने देखा, अभी रैम भी देखा, हम लोगों ने रोम भी देखा, 2 प्रकार की हमने यहाँ पर मेमोरी देखी, आप लोगों को देखा। अब कैश मेमोरी क्या करती है, इस प्राइमरी मेमोरी और इस सीपीयू के बीच में एक प्रकार का बफर का काम कर रही है, क्योंकि ये रजिस्टर क्या है, इसके अंदर ही है, ये रजिस्टर क्या है, इस सीपीयू के अंदर ही है। इसलिए ये जो कैश मेमोरी है वो क्या करती है, सीपीयू तथा प्राइमरी मेमोरी के बीच बफर का काम कर रही है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का काम कौन करता है, तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर कैश मेमोरी, ठीक है। सीपीयू से इसका सीधा जुड़ाव होता है, ये आप लोगों ने देख लिया है, और इसकी फास्टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, जो कि हम लोगों ने मुख्य मेमोरी देखी, इसके बारे में जाना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्वितीयक मेमोरी के बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं, आने वाले एग्जाम में भी बनने की संभावनाएं होती हैं। तो आप लोग इन क्लास को सीरियसली देखें। हम लोगों ने पिछली क्लास में जब क्वेश्चन आंसर किए तब आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।